बजाए सीने के आंखों में दिल धड़कता है। बजाए सीने के आंखों में दिल धड़कता है। ये इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान और स्वागत करता हूं आप सभी का ख्वाहिश फाउंडेशन के शब्द सारथी कार्यक्रम में, जिसमें आज हम परिचर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो युवाओं के लिए बहुत लाभदायक, बहुत प्रेरणादायी होने वाला है। विषय है आज की परिचर्चा का युवा लेखन की संभावनाएं और चुनौतियां, जिसमें हमारे साथ बहुत सारे बेहतरीन मेहमान, बेहतरीन शख्सियत हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़ेंगे और आज हम बहुत कुछ जानेंगे, युवा लेखन की बारीकियां जानेंगे, लेखन की बारीकियां जानेंगे और ये जानेंगे कि युवा लेखकों को किस तरीके से कैसी कैसी समस्याएं आती हैं, कैसे कैसे वो अपनी चीजों को बेहतर ढंग से और अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं, कैसे अपनी कहानियों में और धार ला सकते हैं। तो इस तरीके की परिचर्चा आज हम करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले अपने सबसे बेहतरीन मेहमान, लोकप्रिय मेहमान, सबसे पहले हम ऐसी वैसी औरत जैसी पुस्तक लिखने वाली, एक बेहतरीन लोकप्रिय पुस्तक लिखने वाली, जिसे जागरण बेस्टसेलर का भी से भी नवाजा गया, पुस्तक लिखने वाली अंकिता जैन जी को हम अपनी परिचर्चा में शामिल करेंगे। अंकिता जैन जी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुकुल। बहुत बहुत स्वागत मैम, आप हमारे बीच आई और आपने हमारा आमंत्रण निमंत्रण स्वीकार किया, बहुत बहुत स्वागत है। अंकिता जी कंप्यूटर साइंस से एमटेक हैं और इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने अपना लेखन का काम प्रारंभ किया और उसके बाद ऐसा विषय उन्होंने चुना, ज्यादातर महिलाओं पर केंद्रित उन्होंने लिखा, जिससे उन्होंने एक समाज की एक धारा बदलने की भी कोशिश की और सामाजिक परिवर्तन में भी आज वो अपनी सहभागिता निभा रही हैं। मैं से माँ तक जैसी पुस्तक उन्होंने लिखी, बहेलिए जैसी पुस्तक लिखी और ऐसी वैसी औरत। व्यक्तिगत रूप से मैंने सबसे पहले ऐसी वैसी औरत से आपको जाना और इसे जागरण बेस्टसेलर का भी नवाजा गया। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका इस परिचर्चा में। थैंक यू। इसके बाद हम अब दूसरे अपने आज के मेहमान की तरफ रुख करते हैं। आज की हमारी परिचर्चा के दूसरे मेहमान हैं भगवंत अनमोल जी। नमस्ते मुकुल, कैसे हैं? नमस्ते भगवान जी, एकदम बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं भगवान जी? मैं बहुत मस्त हूँ, अच्छा हूँ और भगवान जी, आज आप हमारी परिचर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी 50-50 जैसा उपन्यास आपने लिखा, जो कि बेहद लोकप्रिय रहा युवाओं के बीच में। द परफेक्ट लव, एक रिश्ता बेनाम सा और तुम्हें जीतना ही होगा जैसी पुस्तकें लिखी, जो कि युवाओं को बहुत ज्यादा मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, युवाओं को प्रेरित करती हैं। ऐसी पुस्तकें लिखी और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल कृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार से आप पुरस्कृत हैं और उम्मीद करते हैं कि आज हमारे युवा आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भगवान जी। शुक्रिया मुकुल भाई। इस श्रृंखला में अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ, जिनका नाम है कुलदीप राघव। कुलदीप राघव जी हमारे बीच बहुत जल्द आने वाले हैं। कुलदीप जी का बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप जी नमस्कार, आप कैसे हैं? नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। कुलदीप जी पत्रकार हैं और कहानीकार हैं। कुलदीप जी मेरी बिरादरी से आते हैं। पहले दो लोग इंजीनियर हैं और कुलदीप जी पत्रकार हैं। कुलदीप जी ने अमर उजाला और दैनिक भास्कर में अपना समय दिया है बतौर पत्रकार। वर्तमान में टाइम्स नाउ में पत्रकार है। और अब हम कुलदीप जी की किताबों का जिक्र करते हैं। युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय किताब आई लव यू और इश्क मुबारक जैसा उपन्यास उन्होंने लिखा है, जिससे उन्होंने युवाओं के दिल पर एकदम कब्जा कर लिया। मेरे जैसे युवाओं ने उन्हें पढ़ा और इस उम्र में जब हमारा दिल दुगनी गति से धड़कता है, हम खूब सपने देखते हैं, तब उन्होंने उन सपनों को संजोया और अपनी किताब में जगह दी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। अब हम आज के अपने सबसे महत्वपूर्ण मेहमान की ओर बढ़ेंगे, आज के कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत की तरफ, जो आज की परिचर्चा के सूत्रधार भी हैं, मृदुल पांडे जी। शुक्रिया।
बहुत बहुत स्वागत है मृदुल जी आपका इस परिचर्चा में। मृदुल जी अद्भुत प्रतिभा के धनी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, लेखक हैं, रंगकर्मी हैं, किस्सा गो हैं, डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं, कलाकार हैं। मतलब मुझे जॉन साहब का शेर याद आ गया कि शर्म दहशत झिझक परेशानी नाच से काम क्यों नहीं लेती, आप जी वो मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। मृदुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मृदुल जी की चीनी कितने चम्मच और कानपुर की घातक कथाएं जैसा कहानी संग्रह हमारे बीच आ चुका है, जिससे हम सब परिचित हैं। और मृदुल जी ने और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज पे भी काम चल रहा है। बिठूर जो कि कानपुर का एक बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है, वहां की डॉक्यूमेंट्री पर भी काम चल रहा है। और इस तरीके के बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव काम में मृदुल जी अपना रोल अदा कर रहे हैं। आप सभी इस मंच पर आए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जैसे युवा छात्र जो इस पाठशाला में आज शामिल होंगे, उनको बहुत कुछ जानने, सीखने और समझने का मौका मिलेगा। अब मैं मंच मृदुल जी के सुपुर्द करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मित्र। आज एक बहुत मुबारक मौका है, मुझे लगता है कि जब हम लोग एक साथ इकट्ठा हैं। सबसे मजेदार बात ये हुई इस कोरोना काल में कि जो देखा जाए तो बदलाव एक कायनात का हिस्सा है, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया। उसी बदलाव के तहत जब एक कोरोना आया, कोरोना काल शुरू हुआ, तो बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारी चीजें थी। उनके बीच में एक नई चीज निकल के हम लोगों तक आई, हम लोगों के सामने आई, वेबिनार या ऑनलाइन हम लोगों की ये परिचर्चा। इसमें बहुत सारे फायदे हुए, लेकिन इसमें दो फायदे बड़े महत्वपूर्ण थे, दो बचत वाले फायदे। जो आयोजक थे उनका पैसा बचा और जो युवा लेखक थे उनका लीवर। क्यों हाँ, लीवर वाली बात है। करेक्ट। तो लेकिन इसने जो ये समय था, जो ये संकट काल था, इसने साहित्य को भी नए आयाम दिए, नई चीजें लिखी गई। और मुझे लगता है कि कोई भी त्रासदी हो, कोई भी घटना हो, वो सबसे पहले सबसे अधिक जो प्रभाव डालती है वो किसी कलमकार पे डालती है, किसी लेखक पे डालती है। इस दौरान बहुत कुछ लिखा गया, बहुत सारी चीजें सामने आई, बहुत से संवेदना के स्तर, स्वर दिखे, हम लोगों ने जाना पहचाना, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसी के तहत आज हम लोग फिर से इकट्ठा हैं। विषय चूंकि हम सब लगभग एक ही एज ग्रुप के हैं, एक ही साथ के हैं, और हम सब ने लगभग वही संघर्ष किया है, या अभी यहाँ तक आने के लिए वही चीजें जी हैं जो हमसे अब हमारे बाद आने वाले जीने वाले हैं, या जो जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है एक पीढ़ी हमसे आगे है और एक पीढ़ी हमारे बाद है, हम इन दोनों के बीच की कड़ी हैं। तो आने वाली पीढ़ी से हमें लेना है और हमारे बाद आने वाली पीढ़ी को हमें देना है। इसी पे संबंधित आज का जो शब्द सारथी का जो ये पहल है, युवा साहित्य एवं उनकी चुनौतियां, इस पे हम लोग परिचर्चा करने के लिए इकट्ठा हैं। आप तीनों लोगों का परिचय करवा दिया गया है, इसके लिए मुझे लगता नहीं कि मुझे इससे ज्यादा कुछ कहना होगा, क्योंकि आप लोगों के बारे में सबको पहले से ही पता है। तो हम लोग चलते हैं सीधे सत्र की ओर। साथ ही साथ मैं अपने देख रहे पाठकों से, दर्शकों से ये निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप में से हम चारों से संबंधित या इस विषय से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न है तो आप वो जरूर निसंकोच कमेंट बॉक्स में करें। हम बाद में आपके हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आप जरूर अपनी सहभागिता दर्ज कराएं और जरूर अपनी बात हमारे तक रखें। तो चलिए सब सारथी की हम लोग शुरुआत करते हैं इस पहल का स्वागत करते हुए। तो अंकिता जी से इससे पहले भी इत्तेफाक था, जब मैं मिला था कानपुर में, तब भी हम लोगों की इसी विषय पे बात हुई थी और आज हम लोग फिर इसी पे चलते हैं। पहला सवाल अंकिता जी से ही हम लोग लेते हैं कि जैसा आज का विषय है अंकिता जी की युवा लेखन चुनौतियां इसी संबंधित है कि कोई युवा है, मान लीजिए 18-20 साल का युवक है, वो सोशल मीडिया पे हम राइटर्स को, बहुत सारे राइटर्स को फॉलो करता है, साथ साथ वो फेसबुक या डायरी में कुछ लिखता भी है। एक दिन उसको लगता है, वो पढ़ाई भी चल रही है साथ साथ, और उसको लगता है, हम राइटर्स को देख देख के, उनका फ्रेम और सारी चीजें देख के उसको लगता है कि उसको भी राइटर बनना है, उसको भी किताब लिखनी है और उसको भी जो है फेमस होना है, पढ़ाई वढ़ाई साथ में चलती रहेगी
और वो कुछ पैसे इकट्ठा करके प्रकाशक की तलाश में लग जाता है। तो ऐसे युवाओं के बारे में आप क्या कहेंगी, आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? ऐसे सवाल पूछोगे तो मतलब ये वो मंच तो है नहीं कि जहाँ जो श्रोतागण है वो हमें अंडे टमाटर फेंक के मार सके। उनकी मजबूरी है कि वो हमें मार नहीं सकते, लेकिन ऐसे सवाल पूछ के ना पिटवाने के काम कर रहे हो आप। पिटवाने वाला बिल्कुल अनुभव नहीं है ये। देखो, बहुत मैं अपना बताऊंगी कि जब मैंने लिखना शुरू किया तब मैं 23 साल की थी। आज से 10 साल पहले मैंने लिखना शुरू किया था। उससे पहले मेरा साहित्य से कोई खास संबंध था नहीं। और ये वो टाइम था जब सोशल मीडिया बूम शुरू हो रहा था, 2009-10 का टाइम। तो हमें वो बेनिफिट मिल गया कि हम उस बूम में, उस धारा में बहते गए और हमने उसका फायदा उठा लिया। आज का जो लेखक है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो बूम 10 साल से चला आ रहा है और इसमें अब कई सारे लोगों के हजारों फॉलोअर्स बन चुके हैं, वहां वो ऐसा क्या लिखे कि उसको कुछ नया मिले पाठकों को और उसके नए फॉलोअर्स बने। कोई भी जो लेखक होता है, फॉलोअर को आप एक पाठक के रूप में भी देख सकते हैं कि कोई भी जो लेखक है उसको नए पाठक कैसे मिले, ये उसकी सबसे बड़ी चुनौती होनी चाहिए। तो अगर वो ये सोच के चल रहा है कि मेरे पास जो 3-4 उदाहरण हैं ये बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, बहुत फेम पा रहे हैं और मैं भी बस पैसे लेकर पहुंच जाऊं, तो मुझे लगता है कि ये सही रास्ता नहीं है। उसका सही रास्ता तब होगा जब उसके अंदर ये बेचैनी उठेगी कि मैं इस कहानी को नहीं लिखूंगा अगर, तो मेरा लिखना बेकार है। वो कहानी जब उसके अंदर आएगी तो वो कहानी पाठकों को कुछ नया दे पाएगी। जब आप किसी की तरक्की या किसी का फेम देखकर आगे बढ़ते हैं तो वो मेरे ख्याल में सही रास्ता नहीं है। सही रास्ता वो होता है जब आप अपनी बेचैनी देखकर आगे बढ़े, आपका इंटरेस्ट किस विषय में है। फॉर एग्जाम्पल, कोई यूपीएससी का बच्चा है जो यूपीएससी करना चाहता है और वो अगर ये सोच ले कि मुझे आईएएस बनना है क्योंकि आईएएस तो लाल बत्ती में घूमते हैं, सिर्फ इसीलिए आईएएस अगर बनना है, तो मेरे ख्याल में वो सही तरीका नहीं है। पता नहीं आप बन भी पाओगे कि नहीं, लेकिन आपको आईएएस अगर इसलिए बनना है क्योंकि आपकी रुचि है उस सब्जेक्ट में और आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और आप उन इलाकों में जाना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं। बेसिकली मेरा मतलब ये है कि जो फेम होता है ना, वो एडिशनल फीचर होता है किसी भी चीज में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। आपके लिए जो बेसिक फीचर है वो ये है कि आप अपने अंदर की बेचैनी को बाहर निकालें, ऐसे विषय चुने जो अब तक नहीं लिखे गए या लिखे भी गए तो उनपे कम काम हुआ। जैसे 10 साल पहले मैंने जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च की थी, तब मेरे सीनियर्स मुझे कहते थे ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगले 50 साल तक बहुत काम होना बाकी है। ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम नहीं किया गया, लेकिन कम काम किया गया। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट भी होते हैं जिनमें लिखा गया लेकिन कम लिखा गया या उस दृष्टिकोण से नहीं लिखा गया। तो आप जो आज के 18-20 साल के लेखक हैं, वो नया क्या परोस सकते हैं अपने पाठकों को, ये उनको सबसे पहले देखना चाहिए और पैसे देकर तो कभी नहीं छपाना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। बहुत महत्वपूर्ण। अंकिता जी के इस वक्तव्य से 4 बातें जो है वो आती हैं सामने कि सबसे पहले तो ऐसे सवाल नहीं करना, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। सबसे बड़ी बात कि जो अंकिता जी का कहना है कि आपको किसी की नकल करने के लिए लेखक नहीं बनना है, किसी को कॉपी करके हुए, अगर आपके अंदर अव्यक्त की ऐसी क्षमता है जो आपको लगता है कि आपको कहना चाहिए और लोगों तक लाना चाहिए, तो दूसरी बात जो अंकिता जी का कहना था कि ऐसे सब्जेक्टों का चुनाव करना, ऐसे विषयों का चुनाव करना जो लोगों तक पहुंचे और उनमें कोई नवीनता हो। बिल्कुल। तो ये इन सारी चीजों का, और तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि पैसे देके बिल्कुल नहीं छपना है, ये याद रखिएगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा, अगर आप नव लेखक हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा बार बार चीजें सामने आने वाली हैं। कुलदीप जी, स्वागत है आपका। कुलदीप राघव जी, नमस्कार। मृदुल जी, नमस्कार। मैं आपके साथ पहली बार रूबरू हो रहा हूं, इससे पहले हमारी मुलाकात नहीं रही, लेकिन उम्मीद करता हूं कि अपना साथ लंबा चलेगा। जी बिल्कुल, ये मुलाकात आखिरी नहीं होगी। हाँ, ये आरंभ है एक 100 मील के सफर का। जी। कुलदीप, सवाल ये है कि चूंकि आप पत्रकार भी हैं और लेखक भी हैं, तो आपका जो दृष्टिकोण है, जो देखने का नजरिया है, वो थोड़ा और पैना और थोड़ा और गहरा हो जाता है। मैं आज ही के विषय को लेके आपसे बात करता हूं कि कैरियर,
प्यार, ब्रेकअप, परिवार, इन सब से घिरा युवक एकदम से आई लव यू बोल के लेखक भी बनना चाहता है, लेखक भी बन जाता है। अच्छी बात है, वो बन गया, अच्छी बात है। मान लीजिए उसकी पहली किताब छप गई, पब्लिश हो गई, लेकिन हो सकता है उसका कंटेंट बहुत अच्छा हो, बहुत सारी चीजें अच्छी हो, पर वो उस स्तर तक लोगों तक नहीं पहुंच पाई जिसकी उसको उम्मीद थी। मुझे लगा मैंने पहली किताब छापी और बेस्ट सेलर हो जाएगी, बट वो नहीं हुई। दौर जो है कंपटीशन का, सारी चीजों से घिरा हुआ, उसमें आप जानते हैं कि तुरंत अवसाद की तरफ मुड़ जाते हैं कदम। और खास करके जो कलाकार है या जो भी साहित्य से जुड़ा हुआ है, वो संवेदनशील ज्यादा होते हैं। तो ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? अगर उनका पहला प्रयास कामयाब नहीं होता है तो क्या वो लिखना छोड़ दें या कोई नया तरीका अपनाएं? उनको क्या करना चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। मृदुल जी, सवाल बहुत अच्छा है आपका। और इसमें जो अवसाद वाली बात जो आई है वो इस समय बिल्कुल चर्चा में है। और 14 बिल्कुल। जून को जिस तरह से बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे, और हालांकि आत्महत्या क्यों की, मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है, 23-24 लोगों के बयान अब तक दर्ज कर चुकी है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, जो उनके दोस्तों से जानकारी मिल रही है, मैं पत्रकार हूँ, सिनेमा कवर करता हूँ, मेरी व्यक्तिगत रूप से कई लोगों से बात होती है, तो जो चर्चा है वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे और लंबे समय से उनकी दवाइयां भी चल रही थी। तो पहला तो मैं अपनी बात, इस प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले मैं सटीक, जितने लोग इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ रहे हैं, जितने लोग मेरे और हम सभी लेखकों के पाठक हैं, मैं उनसे एक बात बिल्कुल कह देना चाहता हूं कि लेखन नहीं, किसी भी प्रयास में अगर आप सफल हो जाते हैं तो अवसाद और आत्महत्या, इस तरह की चीजें किसी भी समाधान का विकल्प नहीं हो सकती हैं। तो कभी किसी चीज से निराश नहीं होना है, हमें गिरना है, अगर हम गिरे भी हैं तो हमें फिर से उठना है और फिर से आगे बढ़ना है। तो ये एक संदेश यहाँ से हम सारे लेखक और मृदुल जी आप सबके माध्यम से मैं देना चाहता हूँ कि कभी खुद को अवसाद में धकेलने की कोशिश ना करें। एक बात ध्यान रखें कि जिंदगी में जो सबसे बेकार चीज आपको लगे, जिंदगी में जो सबसे बदसूरत चीज, सबसे ठुकराई हुई चीज आपको लगती है, उसका भी कोई दीवाना होता है, उसको भी कोई पसंद करने वाला होता है, उसका भी कोई कदरदान होता है, उसका भी कोई कदरदान होता है। तो अगर कहीं से आपको ठुकराया गया है, किसी एक क्षेत्र में आपको ठुकराया गया है, तो आप ऐसा ना समझें कि आप उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रयास में कुछ कमी रही होगी, कहीं ना कहीं आपके कर्म थोड़ा सा कमतर रहे होंगे। तो अपने कर्मों को और बेहतर, अपने प्रयास को और शार्प और बेहतर करने की कोशिश करें। और अगर पहला प्रयास असफल हो जाता है, तो मैं आपको बताऊं कि फील्ड कोई भी हो, जब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया तो मुझे लगा कि यार मेरी पूरी गली में कोई पत्रकार नहीं है, बल्कि गली के पीछे वाली गली में भी कोई पत्रकार नहीं है। तो मुझे लगता है ये फील्ड सबसे बेहतर है, इसमें लोग नहीं जाते हैं, संभावनाएं अपार हैं। जब मैं पत्रकारिता में आया और जब नौकरी लगी, तो अब मैंने देखा है कि नोएडा में एक पूरा मोहल्ला पत्रकारों का है, जिसको फिल्म सिटी के नाम से पुकारा जाता है। दिल्ली के भीतर एक पूरी सड़क पत्रकारों की है, जहां पे दिल्ली प्रेस क्लब और बाकी मुख्यालय हैं। तो अब यहाँ इस फील्ड में अंदर आने के बाद पता चलता है कि पत्रकारों की तो भीड़ है, इधर देखो हर तरफ पत्रकार हैं। उसी तरह से लेखन का है। हम लेखन में तो मुझे लगता है कि मेरे पूरे परिवार में और मेरे पूरे मोहल्ले भर में कोई लेखक नहीं है, लेकिन अभी आप विश्व पुस्तक मेले में जब जाएंगे तो आपको हर तीसरा व्यक्ति लेखक मिलेगा। तो प्रतिस्पर्धा आपकी बहुत कड़ी हो जाती है, चाहे क्षेत्र कोई भी हो। जब आप कुएं से बाहर निकलेंगे और चारों तरफ देखेंगे तो प्रतिस्पर्धा बहुत बड़ी दिखेगी आपको। आपको रिजल्ट की कोशिश, रिजल्ट के बारे में ना सोचते हुए, परिणाम के बारे में ना सोचते हुए अपना प्रयास करना चाहिए। पहला प्रयास सफल होगा ऐसा कतई ना सोचें, आप बस प्रयास पे ध्यान दें, वो सफल होगा असफल होगा ये आप उसके सामने वाले लोगों पे छोड़ दें। अगर असफल हो जाएं तो भी उठें और उस क्षेत्र में प्रयास करें। हाँ, इसमें एक चीज जानने की बहुत, यहाँ पे एक पॉइंट आउट करना मैं कोशिश करूंगा पॉइंट आउट करने की, कि आप ये जरूर जानें कि आपकी क्षमताएं क्या क्या हैं। अगर जैसे मैं पत्रकारिता में गया तो मुझे लिखना आता है, मैं एक 10 शब्द का 100 शब्द बना सकता हूं, 100 शब्द का 1000 शब्द बना सकता हूं, ये मेरी क्षमता है, इसलिए मैं पत्रकारिता में सफल हूं। आप किसी को पढ़ा लिखा के लेखक या पत्रकार नहीं बना सकते हैं, ये गुण आपको अपने भीतर से आता है। आप पढ़ा लिखा के मैनेजर बना सकते हैं, एमबीए करा के मैनेजर बना सकते हैं, बीटेक करा के इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन पत्रकार और लेखक बनने की जहां तक बात है, ये आपको अपने भीतर से आती है ये कला। तो आप अपने भीतर की कला को पहचाने, आप अपने भीतर की क्षमताओं को पहचाने कि जिस क्षेत्र में मैं प्रयास कर रहा हूं, क्या मैं उस क्षेत्र के लिए उचित हूं
और अगर उचित हूं तो करूंगा, नहीं हूं तो मैं किसी दूसरे क्षेत्र में प्रयास करूंगा। ये मेरा कहना। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि बंद घड़ी भी कम से कम दिन में 2 बार तो वक्त बताती है ना, सही। तो हम लोग निराश क्यों हो जाए, अगर प्रयास पहला सही हो बात। सकता है कि ना हो, निसंदेह। और मुझे लगता है कि आज की डेट में जो युवा वर्ग है जिससे मैं बात करता हूँ, जो हमसे जुड़ा हुआ है, उनको निराशाएं बहुत जल्दी तोड़ने लगती हैं। हो सकता है कि सुविधाएं अधिक हैं, चीजें अधिक हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी निराशा की तरफ मुड़ने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि कुलदीप जी की बात बहुत सही है, कहीं पसंदीदा होगी। और मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप जिस मुकाम पे भी हो, आपकी जिंदगी लाखों लोगों के लिए ड्रीम होती है। जिस स्तर पे आप हैं वो लाखों लोगों के लिए सपना होती है। तो आप अपने आप को समझिए, अपना जीवन का महत्व समझिए और आगे बढ़िए। भगवान भाई, आपकी तरफ आते हैं। पुरानी बात एक बार फिर से युवाओं से जुड़ी हुई, हमसे जुड़ी, आपसे जुड़ी, अक्सर हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं कि लेखक और पाठक, इन दोनों के बीच का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रकाशक। अगर अच्छा प्रकाशक शुरुआत में मिल गया राइटर को, तो उसका कैरियर बन गया, वो आगे बढ़ गया, जल्द आगे बढ़ गया। और बुरा मिल गया तो कहीं ना कहीं वो शोषण और शोषक का प्रतीक हो जाता है। आज की डेट में जब इतनी अधिक लेखन में भीड़ है, इतने अधिक लोग लिखना चाह रहे हैं, अपनी किताबें लाना चाह रहे हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगे कि वो प्रकाशक का चयन कैसे करें, उसके क्या मापदंड रखें कि वो सही लोगों तक अपनी बात सही तरीके से पहुंचा सकें और उनका शोषण ना हो? नदुल भाई, अपने सभी दर्शकों का मेरा बहुत नमस्कार। और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये विषय है कि युवा लेखन की संभावनाएं और चुनौतियां, तो इस टॉपिक पर भी बात होनी चाहिए। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि मैं सन 2012 में सन 2012 से मैंने लिखना शुरू किया था। तो प्रकाशकों की मैं तलाश जो है करने लगा था, दरियागंज में लाइन जो है कि लगाने लगा था। तो एक बहुत बड़े प्रकाशन समूह के पास में मैं गया, और उस वक्त आप सोचिएगा कि 20-21 साल का लड़का अपनी कहानी लेकर के बहुत बड़े प्रकाशन समूह के पास में जा रहा है। रत्ना जी, आपका नमस्कार। तो बहुत बड़े प्रकाशन समूह के पास में जा रहा है, और उसका पहला क्वेश्चन होता है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। एक हिंदी संपादक ये पूछता है कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम। जो हिंदी की रोटी खाता है, फेसबुक पे हिंदी में 10 बार स्टेटस अपडेट करता है, हिंदी की बातें करता है, और उस बड़े प्रकाशन समूह का, इस बात को समझिएगा, बड़े प्रकाशन समूह का बड़ा संपादक हमसे पूछता है कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम। तो उस दिन मैं हाथ जोड़ता हूं कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मुझे किताब तो पानी थी, मैं आपके पास आया था, तो मैं वापस आ जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फोन पे बात करता हूँ और कई लोगों से बात करता हूँ। तो एक बार किसी से बात होती है तो मैं उनसे बोलता हूँ कि मैंने बेस्ट सेलर किताब लिखी है, बेस्ट सेलर। तो 2012-13 में जो है वो बेस्ट सेलर का हिंदी में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हिंदी साहित्य में 2 बड़े नाम थे, नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं उनके बारे में बोलने के लायक नहीं हूँ। वो जिसके बारे में बोल देते थे वही बड़ा होता था, ठीक है। बेस्ट सेलर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था वहां पे। तो हमने उनसे बोला कि मैं बेस्ट सेलर किताब लिखा हूं, क्या आप छापना चाहेंगे। तो वो बोले कि हिंदी में बेस्ट सेलर, क्या मट्ठे में से घी निकालना है। तो मैं वापस आता हूँ, घी मट्ठे में से घी निकालने वाला लेखक 2000 जो है कि 17-18 में हिंदी के उन लेखकों में से जो होता है जो हाईली पेड होते हैं। लेकिन उस हाईली पेड वो बनने में 5 साल का वक्त लगा, 5 साल। तो कहने का ये मतलब है कि कतई जल्दबाजी ना करें,
अपने मन में विश्वास रखें। नंबर एक चीज, जिंदगी 50-50 के पहले भी मेरी कई किताबें छप चुकी थी, लेकिन मेरा पड़ोसी भी मुझे नहीं जानता था। उसको बताना पड़ता था कि मैं भी लिखता हूं। ठीक है, तो प्रकाशक बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देखो, इस बात को युवाओं को समझने की जरूरत है कि आप 20 से 50 हजार वो रुपए तो दे देंगे किसी को, वो किताब भी छाप देगा आपकी, लेकिन किताब सिर्फ छापना नहीं होता है। आप किताब कहीं से भी छपवा सकते हैं, लेकिन उसका PR भी करना होता है। हर वो न्यूज़पेपर में आपका रिव्यू भी निकलना चाहिए, आपका रिव्यू भी निकलना चाहिए, आपकी बात भी होनी चाहिए, साथ में आपकी किताब हर बुक स्टोर पे दिखनी चाहिए। अगर एक वो मान लेते हैं आपकी किताब का वो रिव्यू छपता है, लेकिन कानपुर के किसी रिटेलर के पास में आपकी किताब नहीं है, तो किताब कैसे बिकेगी भैया? हर कोई अमेज़न से नहीं खरीदता है। ठीक है, तो आप प्रकाशन के लिए ऐसा प्रकाशन सिलेक्ट करना है जो आपका PR करे। मीन्स हर न्यूज़पेपर्स में आपके रिव्यूज छपे, इंटरव्यूज छपे, जिससे आपको लोग जाने। और जब 1000 लोग जानेंगे तो मान लीजिए कि 10 लोग आपकी किताबें खरीदें। इस बात को नोट कर लीजिए। और वो 10 लोग तभी आपकी किताब को खरीदेंगे जब वो कानपुर या लखनऊ या हर शहर के 2-4 बुक स्टॉल्स पे आपकी किताब उपलब्ध होगी। तो प्रकाशन सिलेक्ट करते समय इसका ध्यान रखें कि आपकी किताब हर शहर में पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, अमेज़न पे वो ढंग से उपलब्ध होगी कि नहीं होगी, क्या उस पे वो 100 रुपए शिपिंग चार्ज तो नहीं लगेगा। अगर 100 रुपए शिपिंग चार्ज लगेगा तो कोई नहीं उसको खरीदने वाला है। ठीक है, आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। इसके बाद आपका लेखन महत्वपूर्ण, किसी भी प्रकाशन को आप देख लें, वो साल में 200 किताबें छापता है और चर्चित सिर्फ 5 किताबें होती। लेखन महत्वपूर्ण है, उतना ही प्रकाशन भी महत्वपूर्ण है। हमें दोनों चीजों पे ध्यान। भगवान जी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। भगवान जी के अनुसार सिर्फ किताब छप जाना ही काफी नहीं है, आपको ध्यान देना होगा कि आप जहां से किताब आपकी पब्लिश हो रही है उनकी रीच क्या है, वो कहां तक आपकी किताब पहुंचा पा रहे हैं, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कि वो उसको कितना ज्यादा प्रचारित कर पा रहे हैं, ताकि वो आम पाठकों तक पहुंचे और वो आराम से सहज तरीके से सुलभ हो। तो जब भी कोई भी नवयुवक नवलेखक प्रकाशक चुने तो मुझे लगता है कि इन बेसिक बातों को उसको ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। अंकिता जी, एक सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था और मुझे लगता है कि आज फिर से वो सवाल किया जाना चाहिए। उस पे चलते हैं। मैंने जैसे अभी कहा कि हम लोग जो है एक कड़ी हैं 2 पीढ़ियों के बीच के, एक हमारे आगे वाली और एक पीछे वाली। ये सवाल जब मैं से माँ तक पढ़ रहा था तब मेरे जहन में आया था कि एक तरफ जहां हमारी माँ यानी पुरानी पीढ़ी है, जिसका अब तक ये मानना है कि शादी के 9 महीने बाद बच्चा हो जाए और हमने गंगा नहा लिया। मैं भी आजकल यही झेल रहा हूँ, मेरी शादी को 1 साल ही हुए, बहुत प्रेशर है। वहीं दूसरी तरफ आपके ही शब्दों में एक ऐसी पीढ़ी है जिन्हें शादी चाहिए लेकिन बच्चा नहीं, या बच्चा चाहिए शादी नहीं। तो इन 2 पीढ़ियों का जो गैप है, आप इसको किस प्रकार से देखेंगी और कैसे परिभाषित करेंगी? सबसे पहली बात तो ये कि मेरी शादी को अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं, तो मैं उसी दूसरी वाली पीढ़ी में हूँ जिसके लिए आपने ये सवाल किया है। गैप उनके मतलब हमसे ऊपर वाली जो पीढ़ी है, हमारी मम्मी वाली, और हमारे बीच में ही है। हमसे बाद वाली जो पीढ़ी है वो अभी अभी आई है, तो हम उसको हमारे में ही गिन लेते हैं बेसिकली।
क्योंकि जब तक बिल्कुल दो बच्चे बिल्कुल नहीं हो हमारे जाते लिए तब तक लोग आपको बोलते रहते हैं दूसरा दूसरा दूसरा, अभी एक तो संभाल लें पहले। तो इसीलिए गैप जी हम दो पीढ़ियों के बीच में ही रखते हैं, और मेरे ख्याल में ये गैप शायद हर जनरेशन में होता है। हम कोई तोप नहीं है जी जो पहली बार ऐसा जनरेशन गैप झेल रहे हैं, या अलग से हम किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं। हमारी माओ ने भी शायद उनके टाइम में जी एक जनरेशन गैप झेला होगा, क्योंकि वो टाइम था 80s के टाइम में जब हमारी माओ की शादी हुई थी। तो वो टाइम था जब जो 50 और 60s में शादी होने वाली महिलाएं 30 साल बाद का संसार देख रही थी। मेरी माँ, जैसे कि मेरी माँ है, वो अपने गांव हम्म की सबसे पहली पढ़ी लिखी MA मास्टर्स की हुई लड़की थी, और उनकी शादी को लेकर नाना जी पे बहुत प्रेशर बनता था, हम्म और लोग कहते थे कि बेटी को इतना पढ़ा लिया, अब क्या उसकी कमाई भी खाएगा। तो ऐसी चीजें उस जनरेशन में भी हम्म हुई, उन्होंने भी एक जनरेशन गैप झेला। और जो बड़ा बदलाव है, जैसे हमारी जो नानी वाली जनरेशन थी, उसमें बहुत सारे बच्चे होते थे, 8-8 9-9 10-10 बच्चे होते थे एक परिवार में। हमारी मम्मियों का जो जनरेशन था, उसमें 2 बच्चे वाला सिस्टम आया। अभी भी वो 2 बच्चे वाला और कहीं हम्म 1 बच्चे वाला चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो हम्म जनरेशन गैप है, ये हर पीढ़ी झेलती है, ये हर पीढ़ी के साथ आता है, क्योंकि हर 5 साल 10 साल में एक एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, जो एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से अलग कर देता है। सामान्यतः 8 साल का जो हम्म गैप है, वो एक जनरेशन गैप मान लिया जाता है। मतलब हमसे जो 8 साल छोटे बच्चे हैं, वो एक अलग दुनिया देख रहे हैं, उन्होंने एक अलग चीज देखी है, हम्म उनके लिए एक बहुत अलग चीज है। अब जो जैसे मेरा बेटा है, वो 25 साल बाद वो जिस जनरेशन में आएगा, हमने मोबाइल को देखना, पढ़ना, टेक्नोलॉजी को समझना शुरू किया जब हम 18-20 साल के थे, और आज के बच्चे तो गर्भ में ही वो सब हम्म देखने लगते हैं। तो ये जनरेशन गैप हर हर पीढ़ी को झेलना पड़ता है, और उसको फिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने आप को उस स्थिति में रख के देखें। जो मेरे शिकायतें हैं हमसे पहले वाली पीढ़ी से, वो बस हम्म यही है कि आप अपने समय में जिन चुनौतियों को देख रहे थे, आप सोचते हैं कि हमारे हम्म सामने वो चुनौतियां अलग हैं, वो कुछ नई चुनौतियां, पर एक्चुअली में हम्म, बस उनका रूप अलग है, चुनौतियां बहुत हद तक वही हैं। तो आपको सिर्फ चुनौतियां अपने आप वही को हैं। उस परिस्थिति में रख के देखना पड़ेगा, क्योंकि चुनौतियों के रूप बदलते हैं, चुनौती हर जनरेशन के सामने आती है। क्योंकि हम भी कल को जब बड़े हो जाएंगे, जब हम्म हम भी 30 साल बाद होंगे, तो हम भी चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे आए हैं वो हमारी हर बात सुने, क्योंकि हम सोचेंगे कि हम एक्सपीरियंस्ड हैं, हमको अनुभव है, और यही वो काम कर रहे हैं। तो हम्म दोनों जनरेशन को हम्म आपस में समझना पड़ेगा। और जो बड़ी जनरेशन है, कई बार मैं सोचती हूँ, कई बार मुझे लगता है कि जो पुराने जमाने में एक जो आश्रम वाला सिस्टम बना हुआ था, कि एक वो 4 उसमें वानप्रस्थ आश्रम और इन सब चीजों का जो सिस्टम था, वो बहुत ही अच्छा था। मतलब एक टाइम के बाद इंसान को मुक्त कर दो घर परिवार से कि भाई जाओ, अब तुम अपना जीवन हम्म अपने हिसाब से जियो। तो ऐसी कुछ चीजें थी, ये वापस से अगर आ गई हमारे हम्म समाज में, तो शायद परिवर्तनों का जो दौर है और जो प्रॉब्लम्स का जो दौर है, वो कुछ हद तक सुलझ पाएगा। नहीं तो साथ रहकर समस्याओं को सुलझाने का बस एक ही तरीका है कि आप अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखें कि आज का बच्चा जो है, वो 10 चीजों के साथ और कौन सी चीजों को झेल रहा है, उसके सामने क्या इश्यूज हैं, हमारे सामने क्या इश्यूज थे और उसके सामने क्या इश्यूज हैं। तो हम्म यही एक तरीका होता है बस हम्म, जनरेशन गैप को कम करने का। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ज्योत्सना मिश्रा जी का आपके इस पे कमेंट आया है, परिवर्तनों जी की दर तेज होने की वजह से इस पीढ़ी को यह गैप ज्यादा झेलना पड़ रहा है, अब यह और बढ़ेगा। हाँ, बिल्कुल, बेशक ये तो परिवर्तनों की बात दर तेज होती होने है। की वजह हाँ, ये तो होता से है। जी, क्योंकि जो पहले मुझे लगता है पीढ़ियों के बीच के गैप का परिवर्तन की दर थी, वो इतनी अधिक तीव्र नहीं थी जितनी अधिक अब तीव्र हो गई है। जी, सब नहीं, चीजें बदल रही हैं। मुझे ऐसा तो थोड़ा ये कम लगता आपने है, बहुत अच्छी क्योंकि बात। जैसे मेरे अपने घर में ही मैं अगर देखूं तो मेरी मम्मी 3 बहनें हैं, और जो मेरी सबसे बड़ी वाली मौसी हैं, वो काफी बड़ी हैं, मम्मी से 16-17 साल बड़ी हैं, और उन्होंने कुंवारे में भी साड़ी पहनी। मतलब उन्होंने कभी सूट नहीं पहना, उनका पूरा जीवन ही वाह, साड़ी में बीत गया। जब बच्चियों को जवान मानते हैं, 10-12 साल की बच्चियां होती हैं, मम्मी थी, उन्होंने सूट पहनना शुरू किया।
तो वो उनसे पहले वाली पीढ़ी के लिए भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन था कि ये आजकल की लड़कियां सूट कैसे पहन रही। अब जो नई बहुएं आई हैं वो अपने घरों में जीन्स भी पहनना चाहती हैं, छोटे कपड़े भी पहनना चाहती है, वो अपने हिसाब से अपना अपना परिधान चुनना चाहती हैं। तो ये हमसे पहले वाली पीढ़ी के लिए एक नया परिवर्तन है कि ये हमने तो चलो इस तरह जीवन जी लिया, लेकिन अब ये क्यों ऐसे डिमांड्स कर रहे हैं। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड्स बढ़ेंगी। आज एक 3 साल का बच्चा भी मोबाइल बहुत अच्छे से एक्सेस कर लेता है, लेकिन एक 65 साल के वृद्ध को वो मोबाइल एक्सेस करने में इश्यू होता है, क्योंकि उसने कभी वो सीखा नहीं, उसकी मांसपेशियों में वो उसके जीन्स में वो चीज नहीं आई। जब बच्चा गर्भ में होता है और माँ फोन चला रही होती है तो ऑब्वियसली बच्चा कुछ ना कुछ तो लर्न करता है, तभी तो वो इतने एक्सपर्टीज हो जाता है 3 साल की उम्र में, वो सब चीज सीख जाता है, कैसे वो टच स्क्रीन चलाना सीख जाता है। तो ये जमाने का चेंज है। ये आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि पहले प्रॉब्लम्स कम थी या परिवर्तन हर काल में परिवर्तन तेजी से ही होते हैं। ज्योत्सना जी की बात बहुत हद तक सही है, लेकिन फिर भी मैं ये मानती हूँ कि परिवर्तन हर काल में बहुत तेजी से होते हैं। उन परिवर्तनों के साथ ही चुनौतियां जन्म लेती हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम परिवर्तन को बहुत बड़ा मान लेंगे, क्योंकि हमने वो पहले कभी देखा नहीं। पर असल में पिछले 70 साल में जो परिवर्तन आए वो अगले 70 साल में और ड्रास्टिक हो जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग चुनौतियां जन्म लेंगी। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ कि परिवर्तन हमेशा होता रहा है, स्वरूप अलग अलग रहा है, हर पीढ़ी में बदलाव का दौर चलता रहा और उसको हर पीढ़ी ने अपने हिसाब से लिया और उसको अपने हिसाब से बदलाव किया। बहुत शुक्रिया। कुलदीप भाई, आप तक फिर से आता हूँ जी। आप ऐसे बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कुलदीप जी, आज की डेट में एक चीज जो सबसे बड़ी देखने में आती है, मौलिकता का बहुत ज्यादा अभाव होता जा रहा है और इसके साथ साथ में एक चीज और है, ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं। पहले जो किताबों पे सिर्फ किताबें ही होती थी, जैसे मनोरंजन के, और बहुत सीमित संसाधन होते थे। अब डिजिटल आपकी किंडल भी आ गया और ऑडियो भी आ गया, सारी चीजें आ गई। तो और 5 मिनट में आपको पूरी स्टोरी भी सुन सकते हैं, आप टिकटॉक के वीडियो में मनोरंजन ढूंढ सकते हैं। ऐसी चीजों के बीच में आप आने वाले टाइम पे पेपर बैग किताबों को कहाँ पाते हैं, और क्या युवा लेखक अगर इसमें अपना भविष्य बनाने के लिए सोचता है तो वो अन्य माध्यमों के अतिरिक्त अगर किताबों पे फोकस करता है तो उसका भविष्य क्या है? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन चाहे वो किंडल माध्यम हो, चाहे वो ऑडियो बुक हो, चाहे वो डिजिटल बुक हो, ये सब लेखन के विस्तार की चीजें हैं। मौलिक लेखन, देखिए, संभावना ये है कि जो भगवंत भाई की बात से मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि जो प्रकाशकों की शैली है कि नया कोई व्यक्ति है, नया कोई युवा है और उसका ना तो वो कुछ लेखकों को जानता है, ना वो अंकिता जैन को जानता है, ना वो भगवंत अनमोल को जानता है, ना वो कुलदीप राघव को जानता है, ना वो कुछ प्रकाशकों को व्यक्तिगत रूप से जानता है। तो उसके सामने एक चुनौती बड़ी होती है कि अगर वो लिख लेता है अपनी किताब तो वो छपवाएगा कैसे। कहीं से उसको निराशा मिलेगी, कहीं से उसको लंबा इंतजार करना पड़ेगा, और ऐसे में वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो मेरे पिछले सवाल की थी, अवसाद की प्रक्रिया, कि उसके अन्य लोग, आसपास के लोग आगे बढ़ेंगे लेकिन वो अपनी पहली किताब के छपने का इंतजार कर रहा है। तो ऐसे में किंडल और ओरिजिनल स्टोरी, जैसे स्टोरी टेल एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है किताबों का, तो उनके पास स्टोरी टेल ओरिजिनल भी है कि आप उनको डायरेक्ट ओरिजिनल स्टोरी लिख के भेजिए, उनको अगर स्टोरी पसंद आती है तो वो आपकी स्टोरी को ऑडियो बुक में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक उसी प्रकार जितनी भी वेब सीरीज बन रही हैं, तो वेब सीरीज कई किताबों पे भी आधारित होती हैं, कई वेब सीरीज ओरिजिनल होती हैं। जैसे MX प्लेयर ओरिजिनल अलग है, MX प्लेयर अलग है। तो आप अगर प्रकाशकों से अगर आपकी किताब नहीं छप पा रही है तो आप ओरिजिनल के लिए ट्राई कर सकते हैं। जहां तक लेखन के विस्तार की और लेखन से कमाई की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ किताब छपना ये उतना संभव नहीं है कि आप बहुत रिहायश जिंदगी जिए, खासकर हिंदी के लेखकों के लिए। और ये इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि ऐसे कम ही लेखक हैं हिंदी में जो किताब के बदले जो है 2 लाख 4 लाख रुपए उनको प्रकाशक देते हैं। अन्यथा बाकी सब लेखक रॉयल्टी से ही काम चलाते हैं, और वो रॉयल्टी भी किस तरह से और कितने मद में और कितने समय बाद आती है, ये सबको सबकी हकीकत पता है। इसमें कोई अपने बारे में कुछ कहे तो ये गले से उतरने वाली बात होती नहीं है। तो हमें हमेशा लिखना चाहिए और अपने लेखन के विस्तार की संभावनाओं को तलाशना चाहिए।
उदाहरण के लिए जैसे हमारी सबकी किताबें आती हैं, तो किताब आए, जितना लिखना जरूरी है उतना उसका दिखना और बिकना भी जरूरी है, जो भगवंत भाई बता चुके हैं। अगर दिखेगी नहीं, दिखेगी नहीं तो किताब बिकेगी नहीं। अब इससे आगे की बात है, देश का सर्वाधिक बिकने वाला जो लेखक है चेतन भगत, वो भी अगर अपनी नई किताब को बेचने का लक्ष्य रखता है तो 1 मिलियन बेचने का उसका शुरुआती लक्ष्य होता है। 1 मिलियन कॉपी होती है 10 लाख, और 135 करोड़ के देश में 10 लाख कॉपी बेचने का सर्वाधिक बिकने वाला लेखक एक लक्ष्य लेके चलता है। तो मुझे लगता है कि उसकी रॉयल्टी से अगर वो खाएगा तो मुझे नहीं लगता कि चेतन भगत के 2 महीने का भी खर्चा उसकी रॉयल्टी से निकलेगा। लेकिन हमें अगर लेखन से आगे की जो संभावना है अगर हम वो तलाशें, जैसे हमारी किताब छपी, उसके बाद वो किंडल पे आती है, फिर उसके ऑडियो राइट्स बिकते हैं, फिर हम और हमारे प्रकाशक की कोशिश अगर हो तो हम उसके वेब सीरीज राइट्स और फिल्म के राइट्स के लिए अगर प्रयास कर पाएं तो लेखन में कमाई का जरिया बहुत आगे तक चला जा सकता है। आपकी किताब कहां तक पहुंच सकती है, इसकी चर्चा और इसके बारे में सोचने का काम एक लेखक का ही होता है, क्योंकि प्रकाशक 1 महीने के भीतर 10, 20, 50 किताबें छाप रहा है, तो उसका तो 50 किताबों के बारे में सोचने का फर्ज बनता है, 50 लेखकों के बारे में सोचने का फर्ज बनता है। लेकिन जो लेखक अपनी ऊर्जा और अपनी क्षमताओं से थोड़ा सा आगे कुलाच मारने की कुव्वत रखते हैं, उन्हीं लेखकों के साथ प्रकाशक भी कुछ कर गुजरने की सोच रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ लेखन भर से काम नहीं चलेगा। लेखन आपका एक शौक हो सकता है, हॉबी हो सकती है, लेकिन अगर आप उससे जीवन यापन की बात करते हैं तो आपको चंद कदम आगे की सोचनी पड़ेगी बाकी लेखकों से। उनके राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं। नाटक मंचन के राइट्स आज 1-1 लाख रुपए में नाटक मंचन के राइट्स चले जाते हैं किताबों के, लेकिन वो राह आसान नहीं है। उसकी तरफ सोचना और उस राह को बनाना, इसमें थोड़े से प्रयास लगते हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं। बिना निराश हुए हमें उनकी तरफ कोशिश करनी चाहिए और उनकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं युवा लेखकों को बता दूं कि अगर वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमने 150 पेज की कोई स्टोरी लिखी और वो स्टोरी किसी बड़े प्रकाशक से भी आ गई और उसके बाद हम अपनी मनपसंद पसंद कोई कार खरीद लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए अगर उनको अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से करना है और बहुत रिहाइश भरी जिंदगी जीनी है, तो उनको उस किताब के प्रकाशन से आगे के विषय में सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए। मेरी ऐसी सलाह है कि सोचना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात कुलदीप जी आपने कही, और अगर इसको सकारात्मक ढंग से देखें तो नौ लेखकों के लिए बहुत अच्छी बात है। अधिक विकल्प होना उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि वो सिर्फ प्रकाशक पे ही डिपेंड होके नहीं। आज से 3-4 साल पहले जब हम सोचते थे तो हम ये सोचते थे कि बस 1-2 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू हुए थे। अमेजन प्राइम बहुत नया था, नेटफ्लिक्स बाहर था, भारत में नहीं था। लेकिन आज आप देखें तो कितने प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास में, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, आर्ट बालाजी, G5, MX प्लेयर, और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अच्छा खासा पे आपकी किताब के राइट्स लेने के बदले ले लेते हैं। और आप ये देख भी रहे हैं कि उन पे किस तरह का कंटेंट जा रहा है। तो अगर आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा है तो आपको पिच करना चाहिए, वहां पे आपको अपनी चीजें दिखानी चाहिए कि भाई जिस तरह का कंटेंट आप प्रकाशित कर रहे हो उससे अच्छा कंटेंट है हमारे पास। उस कंटेंट को 150 पन्नों में छपवा के रखने का और 10,000 20,000 पाठकों को पढ़ाने भर से काम नहीं चलने वाला है। बहुत अच्छी बात है। मुझे तो अभी कुलदीप भाई पता चला था कि 12 OTT प्लेटफॉर्म और रजिस्टर्ड होने वाले हैं इंडिया में जो चल रहे हैं। तो इसके साथ सोचिए जिस तरह से कोरोना और लॉकडाउन रहा, इसके देखिए ये महामारी है, लेकिन इस महामारी ने संभावनाएं बहुत दी हैं, विकल्प भविष्य तय कर दिया है। आप देखिए कभी सुशांत सिंह राजपूत का हम उदाहरण ले लें, उनकी जो फिल्म दिल बेचारा है और इससे पहले उनकी एक फिल्म आई थी ड्राइव जैकलीन फर्नांडिस के साथ, इन दोनों फिल्मों को सिनेमा घरों में रिलीज नहीं किया जा रहा था। ड्राइव भी सिनेमा घर में रिलीज नहीं हुई थी और दिसंबर की बात है वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई। और इसी तरह से उनकी फिल्म दिल बेचारा के साथ था कि ये सिनेमा घर में रिलीज नहीं होगी। लेकिन अब जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना वायरस हुआ, तो आप देखिए अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की फिल्म गुलाबो सिताबो तक वेब सीरीज पे रिलीज की गई। अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे लोग भी OTT प्लेटफॉर्म पे अपनी फिल्में रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से जमाना बदल रहा है, किस तरह से चीजें बदल रही है। तो हमें इस बदलाव के दौर में अपने लिए भी संभावनाएं तलाशनी है। अगर 12 नए और OTT प्लेटफॉर्म खुल रहे हैं
तो जरूर उन OTT प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए कुलदीप राघव, भगवंत अनमोल, अंकिता जैन या अन्य लेखकों को प्रयास करना चाहिए। सफल होंगे या नहीं, लेकिन कम से कम प्रयास करना चाहिए कि उनकी चीजें भी वहां तक जानी चाहिए। और इस प्रयास से एक अच्छी बात यह होगी कि अंकिता जी की जो एक शिकायत रहती है कि वेब सीरीज परिवार के लिए नहीं बन रही है, उनमें ऐसा कंटेंट आ रहा है, उसका भी बदलाव होगा, क्योंकि आप अच्छे कंटेंट दोगे, लोगों तक हो जाएगा। अभी जो आर्या आई है वो काफी अच्छी है, उसको परिवार के साथ देखा जा सकता है। पंचायत भी अच्छी, पंचायत भी अच्छी बात है, ठीक है, पंचायत भी ठीक है, पंचायत भी अच्छी थी। और अभी इवन जो एक और आई थी चमन बहार, वो भी कुछ हद तक सही थी। तो अच्छा है, लेकिन ऐसे ऑप्शन, हाँ, ऐसे ऑप्शन अभी कम है, ऐसे विकल्प कम है। तो जब हम लोग उन तक जाएंगे तो हम ये शिकायत तो कम से कम नहीं कर सकेंगे कि ऐसा कंटेंट आ रहा है जो हम परिवार के साथ नहीं देख सकते। ये बदलाव संध्या भारती यहाँ एक चीज पूछ रही है कि व्हाट इज OTT प्लेटफॉर्म। तो OTT प्लेटफॉर्म, जैसे अगर आपने नेटफ्लिक्स का संध्या नाम सुना होगा, अमेजन प्राइम का अगर आपने नाम सुना होगा, तो ये एक OTT प्लेटफॉर्म है ऐप की तरह कि आप अपने फोन में इनको इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां उनके अपने शोज, कुछ पुराने शोज और कुछ फिल्में आप वहां देख सकते हैं। सबके पास अलग अलग फिल्में हैं, सबके पास अलग अलग फिल्मों के और शोज के राइट्स रहते हैं, और ये फिल्में बॉलीवुड की भी हो सकती हैं और किताबों पे बनी वेब सीरीज भी हो सकती हैं। बहुत धन्यवाद। भगवंत भाई, आप तक आते हैं। OTT पे काफी लंबी बातचीत हो गई, अब एक बात करते हैं कि एक माना जाता है कि अगर एक युवा लेखक है तो वो या तो प्रेम पे लिखेगा या रोमांस पे लिखेगा, है ना, प्रेम कहानी टाइप ऐसा ही कुछ लिखेगा। लेकिन अब ये बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब युवा लेखक थर्ड जेंडर भी लिख रहा है, मैं मातक भी लिख रहा है, और भी चीजें लिख रहा है, आंचलिकता भी लिख रहा है। तो ये एकदम से सोच कैसे बदली, और ये जो मुद्दे सामने आने शुरू हुए, अछूते मुद्दे, आपने जैसे इनको ऐसा चुना, जैसे आपका बाली उम्र का एक कंटेंट था, जिंदगी 50-50 का था, ऐसे ही अन्य युवा लेखक भी लिख रहे हैं। तो क्या माना जाए कि अब युवाओं का दृष्टिकोण प्रेम से हटके दूसरे अनछुए पहलुओं की तरफ, विषयों की तरफ जा रहा है? नदुल भाई, पहले मैं कुलदीप भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा, फिर आपका जवाब। कुलदीप भाई की बात को मैं सुन रहा था, तो युवा लेखकों के लिए ये जो है ना बड़ा अच्छा सवाल है, और हमें लगता है कि इस पे मुझे ये जवाब देना चाहिए। तो आज की डेट में देखिए, 2000 के पहले क्या था कि सिर्फ पेपर बैग्स ही बिकते थे, और जो है किताबों के जो है फिल्म के राइट्स बिकते थे, करेक्ट। लेकिन आज की डेट में समय जो है कि बदल चुका है। आपका पेपर बैग भी बिकता है, हार्ड बाउंड भी बिकता है, साथ में फिल्म के राइट्स भी बिकते हैं, ई बुक्स भी बिकता है, ऑडियो बुक्स भी बिकता है, पुरस्कार भी मिलता है, साथ में आपकी किताब का ट्रांसलेशन भी होता है। मुझे 3 साल हो गए, और कहीं ना कहीं मेरा कुछ ना कुछ जो है कि राइटिंग से ही चलता है। अपना घर जो है वो राइटिंग से ही चलता है। तो आज में पैसा कमाने का सिर्फ एक ही बात नहीं है कि आप सिर्फ पेपर बैग के किताबों से ही कमा सकते हैं। उसके लिए ऑडियो बुक आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक भी मिल सकता है, ठीक है। ई बुक से आपको जो है कि मिल सकता है, साथ में आपको किताबों के राइट्स जो है कि बिकने से मिल सकता है, फिल्म्स के राइट्स जो है कि बिकने से मिल सकता है, साथ ही साथ आपको पुरस्कार भी मिल सकता है। तो कुल मिला करके जो पूरा 5-6 चीजों से पैकेज होता है, वहां से आप इतना कमा सकते हैं कि जिससे आप अपना परिवार का धीरे धीरे ही पालन वो कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ हम पेपर ही देखेंगे तो शायद हमें 1-1.5-2 लाख ही कमाने को मिले, लेकिन हम बाकी सारी चीजें देखेंगे तो शायद हमें इतना पैसा जो है कि मिल जाएगा जिससे हम अपने परिवार को चला सकते हैं, ठीक है जी। तो युवा लेखन के लिए बात हो गई। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि नए विषय वस्तु को, मैं दूसरों की बातें तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो है कि मैं स्वयं
कर सकता हूँ कि मेरे पास में इतनी अच्छी भाषा शैली नहीं थी। मुझे पता था क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ था। मेरे पास में इतनी अच्छी भाषा नहीं थी कि मैं अपनी भाषा और जो है कि शैली में पाठकों को बांध सकूं। तो वहां से मेरे पास में एक ही रास्ता था कि धीरू भाई अंबानी ने कहा है कि विचार किसी के बाप की जागीर नहीं। तो एक ऐसे विषय जिस पे कोई नहीं सोच पा रहा है, अगर हम वैसे विषय लाते हैं और हम थोड़ा सा भाषा में भी मेहनत करते हैं, शैली में भी मेहनत करते हैं, तो शायद हम दे पाएंगे। तो आजकल क्या हो रहा है, पहले हिंदी साहित्य में वही लोग प्रवेश करते थे जो हिंदी साहित्य की दुनिया से होते थे, जिन्होंने पीएचडी की होती थी, जो प्रोफेसर होते थे, जो हिंदी साहित्य के अध्यापक होते थे। लेकिन आजकल देखिए, अंकिता जैन ने एमटेक किया हुआ है, हमने बीटेक किया हुआ है, कुछ पत्रकार हैं, और आप भी कहीं ना कहीं दूसरी फील्ड से हैं, ठीक है। तो जब हम एक कहानी मैं हमेशा सुनाता हूं लोगों को कि एक छोटा सा हाथी होता है, हाथी का बच्चा, उसको छोटी सी रस्सी से बांध दिया जाता है, एक खूंटे से, और उसको ये बताया जाता है कि आप इस रस्सी को नहीं तोड़ पाओगे। और वो बच्चा पूरी कोशिश जो है करता है, लेकिन उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता। जब वो बड़ा होता है, उस रस्सी को तोड़ने लायक होता है, तो भी वो हिम्मत नहीं कर पाता कि वो उस रस्सी को तोड़ पाए। तो जो हिंदी साहित्य के लोग होते थे, उनको पीएचडी में और हिंदी साहित्य की जो है शिक्षा में उनको ये सिखा दिया जाता था कि वो इस हिंदी साहित्य के दायरे को नहीं तोड़ सकते। लेकिन आज की डेट में जो नए लेखक हैं, वो हिंदी साहित्य के बाहर के लोग हैं। उनको ये सिखाया ही नहीं गया है, इस रस्सी को आप तोड़ ही नहीं सकते। उनको तो पता ही नहीं है, वो तो सोचते वो इस रस्सी को तो मैं आसानी से तोड़ सकता हूं। तो यहाँ से फर्क पैदा होता है। हम सब हिंदी साहित्य के लोग नहीं हैं, हम लोग नई चीजों को ला रहे हैं, नए विचारों को ला रहे हैं, और हमें पता है कि इस 60 करोड़ की जनता में 6 लाख पाठक तो बनाए ही जा सकते। बहुत अच्छी बात कही आपने। परिधि में ना होना सबसे अच्छी बात है। एक बने बनाए जो परिधियां हैं उनको तोड़ना और उनसे अलग रखना, ये अच्छी बात है आज के युवा लेखकों की। अब चलते हैं, मुझे लगता है कि टाइम हो गया है, तो हम लोग पाठकों के सवालों की तरफ हम लोगों को चलना चाहिए। बहुत से सवाल आए हैं हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, तो उन पे चलते हैं। सीमा सिंह जी एक सवाल पूछ रही हैं। भगवान जी, मैं आपसे चाहूंगा आप इसका जवाब दें। लेखक प्रकाशक को चुनता है, हमें तो लगता है प्रकाशक लेखक को चुनता है। ये आपसे एक सवाल किया गया है। समय की बात है, समय हो तो बलवान। हाँ, समय की बात है, समय हो तो बलवान। तो आपको चुनता है, एक समय के बाद में आप जो है प्रकाशक को चुनते हैं। अंकिता जैन जी को ही देख लीजिए, हिंदुयुग प्रकाशन से छपी, राजपाल से, अब की किताब वाणी से छपने वाली। तो इसमें अंकिता जैन का डिसीजन था, ना कि सिर्फ प्रकाशन का डिसीजन। तो दोनों लोगों का डिसीजन था। तो समय हो तो बलवान, तो शुरुआत में प्रकाशक आपको चुनता है, फिर आप प्रकाशक को चुनते हैं। वक्त की बात है, पहले आप एक टाइम पे इस मुकाम पे होते हैं कि आप प्रकाशक को चुन रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात। अंकिता जी, आपसे प्रतिमा श्रीवास्तव जी पूछ रही हैं। अंकिता जी, प्रकाशन के लिए नारी लेखकों को तुम्हारी क्या सलाह है? आपके लिए एक सवाल आया है प्रतिमा श्रीवास्तव जी को। जी, प्रकाशन के लिए नारी लेखकों को तुम्हारी क्या सलाह है? नहीं, मृदुल जी, मुझे लगता है उन्होंने बाद में करेक्शन दिया था, नारी की जगह नए लेखक है वो, बाद में उन्होंने करेक्शन दिया था उसमें। हाँ,
प्रकाशन के लिए नए लेखकों की तुम्हारी क्या सलाह है? आपसे एक नए सवाल है ये। लेखकों के लिए मुझे लगता है जो पहला सवाल आपका था वो काफी हद तक बहुत कुछ बता चुकी हूँ मैं, उससे ज्यादा उसमें क्या जोड़ूं। तो फिर एक बता दीजिए कि आज का जो दौर है नफरतों का और युद्ध का, निराशा का, इसमें आप युवा लेखकों को क्या संदेश देना चाहेंगे और उनको क्या लिखना चाहिए? कुछ एक अंदाजा दीजिए, कैसे विषयों को मैं चुनना चाहिए? मेरा बस एक ही सुझाव है जो मैं खुद पर भी अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ इन दिनों कि किसी भी विचारधारा से सिर्फ इसीलिए प्रेरित होकर मत लिखें क्योंकि उस विचारधारा को बहुत ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, या उससे आपको हम्म। बहुत ज्यादा लाइक्स मिल जाएंगे या बहुत ज्यादा शेयर मिल जाएंगे। क्योंकि जी। आपकी एक छोटी सी बात, आपका एक छोटा सा नजरिया, आपका एक छोटा सा पोस्ट बहुत सारे लोगों के दिल में बहुत सारी चीजें बदल सकता है। तो सिर्फ हम्म। लाइक्स और शेयर के चक्कर में आप किसी विचारधारा को फॉलो मत कीजिए, पहले उसको जानिए, समझिए। और मेरा सुझाव यह है कि सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपने आसपास की चीजें लिखें, फिर चाहे वो सरकार के फेवर में हो या सरकार के विपरीत। आपके आसपास हम्म। बहुत बहुत कुछ ऐसा घटता होता है। जैसे मैं जहां रहती हूँ यहाँ पे एक बहुत अलग माहौल है, एक ग्रामीण माहौल है, ग्रामीण में भी आदिवासी माहौल है। तो मेरे आसपास मुझे बहुत कुछ देखने को मिलता है ऐसा जिसके बारे में मैं लिख सकती हूँ। तो हम्म। बजाय किसी पॉपुलर विचारधारा के लेखक को या पॉपुलर फॉलोअर जिसके बहुत ज्यादा हो उसको फॉलो करने के और उन विचारधाराओं की वजह से अपने दोस्तों को खो दें आप, उससे हम्म। बेहतर है कि आप वो लिखें जिसको आप असल में समझते हैं, जो वाह। वाकई आपको वाह। समझ में आता है। और आप अपने हम्म। आसपास का कुछ लिखें जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि डिजिटल मीडियम में बहुत कुछ ऐसा है जो फेक है, जिसके बारे में आपको हम्म। पता ही नहीं है। आज आपने बिल्कुल अपने अंदर एक रौद्र रूप धारण कर लिया और आप बिल्कुल प्रेरित होकर उसके बारे में लिख रहे हैं, पता चला कल वो घटना ही नहीं घटी थी, वो फेक निकल गई, वो झूठी हम्म। निकल गई। तो क्या फायदा उन चीजों हम्म। के लिए आप अपने दोस्त गवाते हैं, अपने करीबी लोगों से आपकी दुश्मनी हो जाए। उससे बेहतर है कि आप उन चीजों के बारे में लिखें जो आप देख रहे हैं, जिनके बारे में आपको सच पता है क्या। और सबसे जरूरी बात जो मैं कहना चाहूंगी कि हर मुद्दे पर लिखना जरूरी नहीं होता, बहुत सारे मुद्दे बिल्कुल। छोड़ भी देने चाहिए। क्योंकि अगर आपकी उस पर समझ नहीं है, आपकी उस पर जानकारी नहीं है तो मत लिखो, कोई कंपल्शन नहीं है हर चीज पर लिखना, हर चीज को बताना या हर चीज पे अपने विचार व्यक्त करना बहुत जरूरी नहीं होता है। जितना समझ में आए उतना लिखो, उतना ही करो। और टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया की वजह से अपने करीबी दोस्तों को मत खोना, बस इतना ही कहना है। बहुत अच्छी बात कही आपने। सबसे पहले आपको समझना है कि जो आपको दिखाया जा रहा है क्या वास्तव में ऐसा है। चीजों को समझिए, वही। उनको गुनिए, तब आप उनको दूसरों तक लाइए। एक सवाल अनमोल दुबे जी का है, मैं कुलदीप जी चाहूंगा आप इसका जवाब दें। किताब का प्रचार कैसे करें? एक बड़ा सवाल है, किताब का प्रचार कैसे करें? कुलदीप जी मैं चाहूंगा आप हाँ, इसके बारे में। हम अपनी किताब का भरपूर प्रचार करते हैं और उसके जी। लिए सबसे बड़ा जो माध्यम है कि मैंने जो पहले बात कही कि लिखना जितना जरूरी है, दिखना और बिकना उतना ही जरूरी है। तो आप जी। सबसे बड़ा माध्यम जो हमारे पास है आज, सोशल मीडिया हमारे पास एक बड़ी ताकत बन के उभरा है। प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया की बड़ी ताकत थी कि वो इतने लोगों तक पहुंच पाए और इतने स्पष्ट बहुमत के साथ जो है भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। तो आज अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का जो जरिया है, क्योंकि सभी व्यस्त हैं। अब भगवंत भाई 10 किताबें अपने थैले में डालकर कानपुर शहर में प्रचार के लिए नहीं निकल सकते हैं, और जी। अगर निकलेंगे भी बिल्कुल। तो कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे बिल्कुल। बिल्कुल। पास जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हेलो ऐप और बहुत सारे जो भी प्लेटफॉर्म जहां जहां आप खुद को स्थापित कर उनका सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों तक जुड़ सकते हैं, आप उन प्लेटफॉर्म्स पर जी। जुड़िए और अपनी किताब के बारे में चर्चा करिए, अपनी किताब की अच्छाइयां बताइए, अपनी किताब की उपलब्धियां बताइए कि अगर आपकी किताब जी। अमेज़न पे है और अगर उसकी रैंकिंग ऊपर बढ़ रही है, टॉप 10 में आ गई है, टॉप 5 में आ गई है या 1 नंबर पे आ गई है, तो आप अपनी किताब की उपलब्धि बताएं कि भाई आप लोगों की मदद से, आप लोगों के सहयोग से आज मैं यहाँ हूं, मेरी किताब की रैंकिंग अच्छी है। तो जिन पाठकों ने मेरी जी। किताब नहीं खरीदी है, मेरा उनसे निवेदन है कि आप लोग पढ़ें, खरीदें और मुझे बताएं कि मेरे लेखन में क्या कमियां हैं या मेरे लेखन में क्या बेहतरी है या क्या गुंजाइश है और आगे बढ़ने की। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। दूसरी बात,
जैसे आज बहुत सारे हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, हम लोग आज सोशल मीडिया पे इस लाइव चर्चा में जुड़े हैं, तो ये चर्चा है तो हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे बीच जहां हम अपनी किताब की चर्चा करा सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। ये एक बड़ी चीज हो सकती है। तीसरी बात जो भगवंत भाई ने कही थी कि हमें मीडिया एक बड़ा रोल प्ले करता है, मतलब सोशल मीडिया जितना बड़ा रोल प्ले करता है उतना बड़ा या उससे कहीं ज्यादा बड़ा मीडिया रोल प्ले करता है आपको लोगों तक पहुंचाने में, आपके किताब को, आपके लेखन को लोगों तक पहुंचाने में। तो कोशिश करिए कि हर बड़े अखबार में, हिंदी के 10 शीट्स अखबार में, कुछ अंग्रेजी के अखबारों में, कुछ अच्छी वेबसाइट्स पे, डिजिटल माध्यम की बात अंकिता जी ने कही है, तो जितना अखबार वैल्यू रखते हैं उतना ही आज डिजिटल मीडिया रखता है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के साथ जुड़ा हूं, तो जितना मेरा अखबार वैल्यू रखता है उससे कमतर वैल्यू हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट की नहीं है। दोनों बराबर अहमियत रखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में छपना जितना महत्व रखता है उतना ही वेबसाइट पे भी रखना रखता है। तो आप कोशिश करिए कि 10 शीर्ष अखबारों में, 10 शीर्ष वेबसाइट्स पर आपके इंटरव्यूज या आपकी किताबों की चर्चा हो जाए, ताकि आपने तो अपनी रीच अपने फेसबुक और अपने ट्विटर और अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से पकड़ ली, लेकिन अब आप दूसरों की रीच का इस्तेमाल करिए। अब आप टाइम्स ऑफ इंडिया की रीच का इस्तेमाल करिए, अब आप अमर उजाला की रीच का इस्तेमाल करिए, अब आप दैनिक जागरण की रीच का इस्तेमाल करिए। दूसरी बात, मीडिया के पास कुछ डेडिकेटेड साहित्य की चीजें हैं, जैसे आज तक के पास एक साहित्य आज तक है, अमर उजाला के पास अमर उजाला काव्य है, जहां वो साहित्य से जुड़ी ही बात करते हैं, जहां वो किताबों से ही जुड़ी बात करते हैं, जहां वो लेखनी से जुड़ी बात करते हैं। तो आप वहां तक पहुंचने का प्रयास करें, खुद को उस लिहाज से तैयार करें कि वहां तक आप पहुंचे और वहां आपकी चीजों की चर्चा हो। फिर किताब की उपलब्धता की बात है, भगवंत भाई की बात कि अमेज़न पे आपकी किताब की उपलब्धता अच्छी हो, आपकी किताब पे डिलीवरी चार्ज बहुत ना हो। और यहाँ पे एक बात और मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि अगर आप किसी प्रकाशक के यहाँ से छप रहे हैं तो ये विनम्र निवेदन उनसे करें कि आप किताब की कॉस्ट जितना कम कर सकें उतना उस किताब की कॉस्ट पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर 175 रुपए की किताब है और उस पर 49 रुपए अगर डिलीवरी चार्ज लगता है तो किताब 200 रुपए से ज्यादा की हो जाती है। और हिंदी पाठक के लिए जेब से 200 रुपए हर महीने निकालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम इतनी कोशिश हमारी रहे कि टू डिजिट्स में या मैक्सिमम 150 रुपए के अंदर उसको हमारी किताब मिल जाए, जिससे वो हमारी किताब ही साल भर बाद खरीदने की स्थिति में आए कि आज मेरी कोई किताब आई है और अगर दूसरी किताब साल 1.5 साल बाद आए तो हम उससे कह सके कि भैया निवेदन है, एक बार 150 रुपए फिर से खर्च कर लीजिए। तो किताब की कीमत भी बहुत वैल्यू करती है और किताब की उपलब्धता भी उतनी वैल्यू करती है। आपकी किताब अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट पे आसानी से उपलब्ध हो, और उसके अलावा बड़े बुक स्टोर्स में, छोटे में आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो कम से कम बड़े बुक स्टोर्स में आपकी किताब दिखे, उपलब्धता हो, जहां आप अपने 4 लोगों को बता सके कि भाई आपके शहर में हमारी इस दुकान पे किताब मिलती है। कई प्रकाशकों के साथ थोड़ा सा ये उपलब्धता वाली कमी रहती है, जैसे व्यक्तिगत रूप से मेरे प्रकाशक हैं, उनके पास अभी थोड़ा सा उपलब्धता जो ऑफलाइन मार्केटिंग है उसकी थोड़ा सा कमी रहती है। लेकिन आप अगर उनको पुश करते रहते हैं तो वो आपके लिए कोशिश करते हैं कि भाई हमारी किताब मेरठ में मिले, कानपुर में मिले। तो कोशिश है कि मेरी जो दोनों किताबें हैं, इश्क मुबारक, आई लव यू, वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट सब पे बड़े आराम से उपलब्ध हैं और लोगों ने खरीदी हैं, खूब प्यार दिया है, 1 नंबर अमेज़न पे बेस्टसेलर भी बनी है और जल्द ही वो बाकी शहरों में भी, छोटे छोटे शहरों में मिलेगी। ऑक्सफोर्ड, क्रॉसवर्ड जो बड़े स्टोर्स है वहां वो किताब पहले से है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे बिंदु हैं, सोशल मीडिया और किताब की उपलब्धता, किताब की कीमत, जो आपकी किताब के प्रचार में काम आती है। दूसरी एक और बात जो हम इसमें जोड़ सकते हैं कि जैसे मैं एक लेखक हूं, भगवंत भाई दूसरे लेखक हैं, अंकिता जी तीसरे लेखक हैं, तो हम लेखक आपस में एक दूसरे की किताबों की समय समय पर चर्चा करते हैं। जब किताब आती है तो एक दूसरे का उत्साहवर्धन करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जब किसी बड़े डायरेक्टर की फिल्म रिलीज होती है या किसी की फिल्म रिलीज होती है तो एक दूसरे लोग उनकी चर्चा, आपने देखा होगा अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज होती है तो सलमान खान भी ट्वीट करते हैं, आयुष्मान खुराना की फिल्म रिलीज होती है तो राजकुमार राव भी ट्वीट करते हैं। तो वहां किसी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है कि आयुष्मान की फिल्म रिलीज हुई है तो आयुष्मान खुराना ट्वीट नहीं करेंगे, विकी कौशल की फिल्म आई है तो राजकुमार राव नहीं करेंगे। तो वही लेखकों के बीच में भी ये भाव पैदा हो कि हम भी एक दूसरे के बारे में चर्चा करें। क्यों? क्योंकि कुलदीप राघव का मकसद कुलदीप राघव की किताब पढ़ाना नहीं है, कुलदीप राघव का मकसद पाठक को हिंदी किताब पढ़ाना है। मेरी पढ़ेगा, फिर भगवंत भाई की पढ़ेगा, अंकिता जी की पढ़ेगा, या जो लोग उनकी किताबें पढ़ रहे हैं वो मेरी पढ़ेंगे। तो हमें पाठन की आदत लगाना है, ना कि उसको खाली अपनी किताब टिकाना है। तो ये कुछ बात कही आप, बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने कुलदीप जी। 2-3 चीजें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप
जितने प्रचार माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं लोगों तक पहुंचने के लिए, उनका उपयोग करें। और मुझे लगता है जो आपने कॉस्ट वाली बात कही, कीमत वाली बात कही, वो और महत्वपूर्ण होने वाली है अब, जबकि ये जो अपना समय काल चल रहा है, इसमें लोगों की क्षमताएं कम होंगी खर्च करने की, तो इसमें किताब का मूल्य बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। इसलिए हमें इस पे भी काम करना होगा, इसकी कीमत पे भी ध्यान देना होगा। भगवंत जी, एक सवाल आपके लिए आया है। प्राची गोयल गुप्ता जी आपसे पूछ रही हैं कि आजकल किताबें पढ़ने के साथ सुनने का भी ट्रेंड चल रहा है, किताबें सुनना कितना उपयोगी है? मुझे तो पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? प्राची जी, इस बात का मैं अगर एक लाइन में जवाब दूं तो किताबें पढ़ने के लिए ही हैं, सुनने के लिए गाने हैं। जी, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। अब ज्यादा इस टॉपिक पे नहीं बोलना चाहता, मेरा जवाब हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए, समय की जो प्रतिबद्धताएं थी वो पूरी हो रही है। आप लोगों से बस एक आखिरी सवाल है, बहुत से पाठक जानना चाह रहे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर से जानना चाह रहा हूं कि अब नया क्या और कब? आप तीनों लोग बारी बारी से, अंकिता जी पहले आप बताएं, अगला अगर आप बताना चाहें कुछ ऐसा, कब क्या नया? हाँ बिल्कुल, मेरी अगली किताब जल्दी आने वाली है। हो सकता है कि जुलाई एंड या अगस्त तक आ जाए। वाणी प्रकाशन के साथ आ रही है, जो उन किसानों पर आधारित है। किसानों के लिए समय समय पर देश में आंदोलन होते रहते हैं, उनके लिए कर्ज माफी और बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन उन किसानों की आज के समय में बेसिक समस्याएं क्या हैं, ग्राउंड रूट प्रॉब्लम्स क्या हैं, और खासकर उन किसानों की जिनके पास बड़ी जमीनें नहीं है, जो व्यवसाय किसान नहीं है, जो पारंपरिक किसान हैं, जो छोटे जमीन पे खेती कर रहे हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़, जो छोटे किसान जिनको हम कहते हैं, तो उनकी क्या समस्याएं हैं, इस पे बेस्ड वो किताब है। और ये नॉन फिक्शन है, मैं से मातक की ही तरह है, लेकिन नॉन फिक्शन होते हुए भी ये कहानीनुमा लिखने की कोशिश की है, जैसे मैं से मातक को लिखने की कोशिश की थी। और बहुत सारे किसानों के इसमें लाइव एग्जांपल्स हैं, उनसे उनसे जो बातचीत हुई वो है, उनकी कहानियां हैं, उनका वातावरण है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। करंट सिनेरियो में देखा जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत बूम पर है, तो वो असल में क्या है, उसके क्या इश्यूज हैं, कैसे हम अपना सकते हैं, हम क्या करें किसानों के लिए, ये सारी चीजों को मिला जुला कर एक किताब तैयार की है, और प्रोबेबली 2 महीने के अंदर आ जानी चाहिए। वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छी किताब होगी, मुझे पता है, और आपने बहुत ही अच्छा विषय चुना हुआ है। भगवंत भाई, थैंक आप? यू। नकुल भाई, मैं तो सबको बताता ही रहता हूँ कि मेरी नई किताब आने वाली है। प्रमेय, थ्योरम जिसे बोलते हैं, और हम सभी ने 10th जो है कि थ्योरम्स बहुत सारी सिद्ध की हैं, वो चाहे पाइथागोरस थ्योरम हो, चाहे जो हो, तो हमने सभी ने सिद्ध की है। तो प्रमेय का इसका मैं टॉपिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि हिंदी साहित्य में ऐसे टॉपिक पे जो है कि नहीं लिखा गया। तो ये जनवरी, इंतजार रहेगा। हाँ, ये जनवरी 2021 में छपने वाली है। और इसका जो है कि इसको ऐसे जो है कि समझने की कोशिश कीजिए कि जो जिंदगी की 50-50 थी, उस पे किन्नर का विमर्श था, ठीक है। उमर की वो पॉपुलर जो है कि वो लहजे में किताब थी, लेकिन जो प्रमेय है वो वैचारिक जो है कि किताब है, जिसमें विचार है। तो हिंदी साहित्य में ऐसे विषय पे जो है कि वैचारिक किताब युवा लेखन कम ही कर रहा है, तो हमने वही लिखने की कोशिश की है। 2021 के जनवरी में प्रमेय छप के आनी चाहिए। बहुत बहुत बधाइयां, इंतजार रहेगा शिद्दत के साथ। कुलदीप जी, आप? मुझे बेसब्री से पहले अंकिता जी और फिर भगवंत भाई की किताबों का इंतजार है, क्योंकि मेरी जो पिछली किताब है इश्क मुबारक, मुझे जो मेरी पिछली किताब है इश्क मुबारक, वो चूंकि जनवरी में ही रिलीज हुई है, और जनवरी, फरवरी, मार्च में हम लोगों ने लॉकडाउन झेला है, 2-3 महीने वो किताबें पाठकों तक नहीं पहुंच पाई हैं।
तो अभी मेरे पास वक्त है कि मुझे इश्क मुबारक को ही पाठकों के बीच लेके जाना है और अभी उस किताब को वो मुकाम दिलाना है जो अभी लॉकडाउन और कोरोना की वजह से उसको नहीं मिला है। तो इन दोनों महानुभावों की किताब आने के बाद मेरी किताब आएगी। एक अच्छा विषय, जिंदगी में रंग भरने वाला विषय दिमाग में है और उस नए विषय पे लिखा जाएगा। हाँ, इतना आपको बताऊं कि आई लव यू और इश्क मुबारक से एक सीढ़ी ऊपर की वो किताब होगी साहित्य की दृष्टि से, और लेखनी की दृष्टि से उसको और वैचारिक दृष्टि से उसको और मजबूत बनाने की कोशिश रहेगी और संभवतः अगले साल लाने का उस किताब को योजना रहेगी। लेकिन अभी मैं ये नहीं बता सकता कि वो किताब आएगी कब, क्योंकि अभी मुझे इश्क मुबारक को लेके जाना है। हाँ, इस बीच एक चीज कि किताब नहीं, लेकिन बहुत जल्द एक वेब सीरीज, अगर सब कुछ संभव हुआ तो कुलदीप राघव की एक वेब सीरीज आपको जो है मेरे पाठकों को देखने को मिल सकती है। तो अभी उसकी कुछ इनिशियल फॉर्मेलिटीज पे काम चल रहा है और जल्दी उसके बारे में भी अपने पाठकों को बताया जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस मुबारक के लिए भी शुभकामनाएं सब तक पहुंचे। शुक्रिया आप सबका, आप तीनों का शुक्रिया, हमारे दर्शकों का शुक्रिया, ख्वाहिश फाउंडेशन का जो हमारे साथ, जिन्होंने हमें ऐसा मंच प्रदान किया। और उम्मीद करता हूं कि 9 युवकों तक एक संदेश पहुंचा होगा और वो अपनी एक राह चुनने के लिए प्रतिबद्ध होंगे और उनको एक मार्ग मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब फिर बहुत जल्द मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।